दोस्तों, आज मैं ये स्पेशल वीडियो उन मरीजों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे यहाँ आके बगंदर का इलाज की शुरुआत करते हैं और ऑपरेशन हो चुका है। इसमें उन मरीजों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मरीजों से ये कहना चाहूँगा कि बगंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सब जगह से हमें पस पॉकेट्स यानी कि उसकी जो पस पैदा करने वाली कोशिकाएं हैं, जिन्हें आप सामान्य भाषा में गांठें बोलते हैं, कि हर जगह से ख़त्म करनी है। प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शंस को ख़त्म करना है, जिससे कि हमारा मरीज़ हमेशा के लिए सही हो जाए और उसे इलाज के दौरान भी कम से कम तकलीफ़ महसूस हो। तो ये हमारा आज के उद्देश्य है। देखिए, ऑपरेशन हो चुका है, दवाएं साथ में चल रही हैं, तो मेरा मरीज़ से प्रथम आग्रह ये है कि वो सबसे पहले सिट्स बाथ, जिसे उष्ण अवगाह बोलते हैं, गुनगुने पानी में बैठ के जो 15 से 20 मिनट की सिकाई की जाती है वो ज़रूर करें। मल त्याग करने के बाद ज़रूर करें। मल त्याग करने के बाद करने से इसका पहला फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो मल है वो हमारा कहीं घाव पे लग गया है वो हट जाएगा। मल की सफाई हो जाएगी उस हिस्से की पानी में बैठते ही। गर्म पानी में बैठते ही वहाँ आसपास की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई दर्द की संवेदनाएं हैं तो ये भी दर्द निवारक दवा के रूप में काम करती हैं। गुनगुने पानी में बैठने से दर्द भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है कि डेली सफाई का, जिसे ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जिन मरीजों ने पिछले 15 साल के, जो मेरा अपना अनुभव है चिकित्सा का, जिन मरीजों ने सफाई अच्छी रखी है, उनका बगंदर बहुत जल्दी सही हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक मरीज़ अपने साथ के घर के किसी सदस्य के सहयोग के साथ लेके, या फिर खुद भी अपना अच्छी तरीके से सफाई रख सकता है। उसमें सफाई के कुछ बिंदु ये है कि जब सिकाई करने के बाद हमें सबसे पहले उस हिस्से में ये तय कर लेना है कि वहाँ पे कहीं पे भी पस तो नहीं रह गया। इसको तय करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो जहाँ पे बगंदर का ऑपरेशन हुआ है उसके आसपास के इलाके को हल्के हाथ से, अंगूठी की सहायता से या उंगली की सहायता से दबा के देखना है, जिससे कहीं भी ऐसी पस को इकट्ठा हो तो वो भी निकल के एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो बगंदर के ऑपरेशन में बनाई हैं, जो विंडो जिसे भी दूसरा नाम भी बोलते हैं, उनसे निकलता रहे, बाहर आता रहे और हमारा पैड में आता रहे। जिससे, और दूसरा ये है कि जैसे ही हम उसको दबाते हैं, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि यहाँ पे अब पस नहीं है, फिर हम कुछ एंटीसेप्टिक दवाइयाँ वहाँ पे लगा के रख भी सकते हैं पैड को। आयुर्वेद में बहुत सारी एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं, अगर अवेलेबल हों तो आप उनका इस्तेमाल करिए। जैसे जात्यादि तेल है, रोपड़ शशांक घृत है, ऐसे ही जात्यादि घृत है। तो इनको लगाने से क्या होगा कि वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल इन्वायरमेंट बना रहेगा, घाव बहुत अच्छी तरीके से भरेंगे। क्षार सूत्र का जो अपने एक निश्चित इलाके में एक विशेष दिशा में क्षार सूत्र बंधा है, जहाँ जहाँ बगंदर के रास्ते हैं, तो वहाँ वो अपना काम कर रहा है, साथ साथ आसपास का इलाका भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, दूसरा जो मेरा आपको दिशा निर्देश है वो ये रहेगा कि जितने अच्छे पैड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे ही बनाइए। कोशिश करिए कि वो कीटाणुओं के संपर्क में नहीं आए, और जब उनको बनाते समय हाथ साफ रखें, या तो उनको दस्तानों को रूप में पहन लें, और उनको कम से कम पैड्स को हर मल त्याग के बाद सिकाई के बाद पैड को रखें। और अगर ऐसा बगंदर है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि पस निकल रहा है, पानीदार चीज़ें निकल रही हैं, जिसको बहुत मरीज़ कचड़ा बोलते हैं, तो वो भी उसमें, अगर जितनी जल्दी पैड ख़राब हो रहे हैं उतनी जल्दी आपको पैड बदलने हैं। कोई निश्चित वो नियम नहीं है कि पैड कितने रखने हैं पूरे दिन में। सामान्यतः 1, 2 या 3 तक पैड रखने में लगभग सारे मरीज़ ये बताते हैं कि इतने से उनका दिन निकल जाता है।
अपने अंडरगारमेंट्स हैं वो कम से कम 2 बार बदल लीजिए। क्षार सूत्र अगर आप सिकाई कर रहे हैं, सिकाई करने के बाद अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने हाथ में दस्ताने पहने हुए, हाथ इस उसके कीटाणु रहित हों, तो वो धागे को भी हिला सकता है, क्षार सूत्र को भी हिला सकता है, जिससे कि हम वहाँ अगर एक्सटर्नल ओपनिंग क्लोज हो गई हो तो भी वो वहाँ से सीक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। दूसरा जो भ्रामक हाँ कंसेप्ट जो मरीज के दिमाग में रहता है कि अगर घर पे लेटे रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी घाव भरेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप एक्टिव फॉर्म में रहोगे, आसपास की ये मांसपेशियां जो ग्लूटियल रीजन की एक्टिव रहेंगी तो वहाँ पे सर्कुलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर टहलना स्टार्ट कीजिए, पहले कमरे में ही टहलना स्टार्ट कीजिए, घर में टहलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आसपास अपने मोहल्ले में भी जाइए, और जो लोग बहुत ही कंफर्टेबल हैं वो अपने आप अपने वर्क भी कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, अपनी डेली और भी रूटीन जॉब के काम कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखें कि वहाँ पर हमारा जो पैड है वो ज़्यादा गीले नहीं हो पाएँ, इन्फेक्शन आसपास की जो हमारा सीक्रेशन है वो इन्फेक्शन नहीं पैदा कर पाए, आसपास की स्किन को बचाए रखे। ये खुद ही असिस्ट करना है। और जब हम मरीज़ के संपर्क में लगातार बने रहते हैं, फ़ोन से बने रहते हैं, फ्रीक्वेंटली उनको बुलाते हैं, तब भी ये कहते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको ये इसकी सलाह दे रहा हूँ कि ये आप खुद ही निर्णय लीजिए कि आपका जो सीक्रेशंस हैं जो बगंदर से निकलने हैं, और वो तब तक निकलते रहेंगे जब तक आपका बगंदर लगभग ठीक नहीं हो जाता। जब मैंने ये देखा है कि बगंदर का मरीज़ जब बिल्कुल अंतिम चरण में होता है तब ये पानी, यानी कि जिसको आप मरीज़ पानी बोलते हैं, कचड़ा बोलते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में सीक्रेशंस बोलते हैं, पस है इसमें, और इसके साथ साथ कभी कभी ब्लड मिक्स जो सेल फ्रेगमेंट्स हैं, बैक्टीरियाज भी रहते हैं, इसमें यूँ निकलता रहता है। उसका एंड तभी होती है जब हमारा बगंदर का इलाज का अंतिम चरण में हम चल रहे हों। तो दोस्तों, आप जो कचरा निकल रहा है, जो सीक्रेशंस निकल रहे हैं, उनसे आप तनाव में मत रखिए। आप केवल अपनी सफाई मेंटेन करते रहिए। अगर ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है तो 3 बार कर लीजिए। बहुत कम निकल रहा है तो 1 बार ही सफिशिएंट है सुबह। इसके साथ साथ कम से कम 2 बार पैड बदलिए। ज़्यादा ज़रूरत है 3 बार पैड बदलिए। अंडर गारमेंट्स को भी कम से कम 2 बार बदल दीजिए पूरे 24 घंटे में। ये एक आम दिशा निर्देश हैं जो बगंदर के मरीज़ को फॉलो करने चाहिए। बगंदर में देखिए, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ और इस वीडियो के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि बगंदर में खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। बस आप हेल्दी भोजन लेते रहिए। आप भरपूर मात्रा में फल, सलाद, हरी सब्जियाँ खाते रहिए, जिससे विटामिन्स हैं जो घाव भरने में बहुत अच्छा मददगार होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखेंगे, तो आपका बगंदर जल्दी सही होगा। बगंदर में जो एकमात्र परहेज है वो है घुड़सवारी का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, जिससे कि यहाँ पे हमें एक नई साइट नहीं तैयार हो, बगंदर एक नए रास्ते में नहीं चला जाए और पस को सेकेंडरी रेमिफिकेशन हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम केवल इसका परहेज बताते हैं। पिछले जो 15 साल से भी ज़्यादा अनुभव है मेरा इस फील्ड का, क्षार सूत्र सर्जरी का, फिस्टुला में। तो दोस्तों, मैं लास्ट में निष्कर्ष यही कहूँगा और सारे मरीजों को यही कहानी सुनाऊँगा कि जिन मरीजों ने जितनी अच्छी सफाई की है वो जल्दी ठीक हो गए हैं, उनको दिक्कतें कम आई हैं, उनको बगंदर की दोबारा होने की शिकायत ही नहीं मिली है। और ये आप जितना अच्छा कर पाएंगे, पर्सनल केयर है ये आप खुद की, वो आपके हाथ में है। कभी कभी हम बहुत पास के लोगों को तो बुला के अपने सेंटर पे कर देते हैं ड्रेसिंग, लेकिन वो हमेशा पॉसिबल नहीं रहती। तो आप पहले अपना ये प्लान खुद बना लीजिए, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, और नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज़ हैं जो खुद अच्छी ड्रेसिंग करके सही हुए हैं। ये लगभग सारे मरीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी सारे सही होंगे, बहुत कोई दिक्कत आगे आएगी नहीं। और अगर दिक्कत आई भी जाती है तो मैं हमेशा अपने मरीज़ के साथ रहता हूँ और उस दिक्कत का प्लान बना के रीप्लानिंग करके उसको भी कवर कर लेते हैं। तो आप बगंदर के इलाज में जब दौरान में रहें तो एक टाइम का इशू ज़रूर आ सकता है। जो बड़े बगंदर हैं
उनमें तो टाइम में ये है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को ये मान के चलना है कि भगंदर हमेशा के लिए सही करना है, दोबारा नहीं हो। और ये जो समय है वो आपकी खुद की बीमारी के लिए लग रहा है। इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर एक मरीज़ बहुत जल्दी सही हो जाए और कम से कम समय में सही हो जाए, तो इसीलिए समय का कभी कभी इशू आ जाता है। रिश्तेदार भी यही बातें करते हैं, खुद के मन में कभी मरीजों में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा ये दिशा निर्देश लास्ट मरीज़ के लिए यही रहेगा कि वो ज़िंदगी में एक तजुर्बा है, तो वो काम और अच्छे हो जाते हैं जिनको रुक रुक को करते हैं और समझदारी और बुद्धिमानी से आगे के निर्णय लेते चले जाते हैं। तो ठीक वैसा ही हमारा स्टेप फिस्टुलेक्टॉमी यानी कि बगंदर का टुकड़ों में ये ऑपरेशन का ये चरण रहते हैं जो ज़्यादा कारगर हैं, और इसीलिए क्षार सूत्र सर्जरी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है बाकी की चीज़ों से जब ये तुलना की गई है। दोस्तों, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपकी बेस्ट केयर करेंगे, और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे मरीज़ की बेस्ट केयर करते रहेंगे घर पर, जिससे कि हम अपने मरीज़ को जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर पाएँ, उसको भगंदर हमेशा से मुक्त कर पाएँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि अगर हमें बहुत अच्छी ड्रेसिंग करने वाले इवेंट्स घर पे हो रही हैं और बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा इस काम में सहयोग कर रहे हैं हमारे मरीज़ की, तो हम बहुत जल्दी मरीज़ को कवर कर पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, और ईश्वर की कृपा से हम ऐसा कर भी पाए हैं बहुत बहुत मरीज़ों का। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मेरा उन मरीज़ों के लिए था जिनमें दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं कि कैसे बगंदर का इलाज को अच्छी तरीके से करें, कैसे समय को कम करें। इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। और ये धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।